हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं और इसी के अंतर्गत हम एव्स यानी बर्ड्स में अडेप्टेशंस का अध्ययन कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने बर्ड्स में एव्स में उड्डयन अनुकूलताओं का अध्ययन किया था और जिसमें कि हमने संरचनात्मक अनुकूलन जो पाए जाते हैं अर्थात बर्ड्स की स्ट्रक्चरल जो उनके शारीरिक संरचना के आधार पर जो अनुकूलन थे उनका अध्ययन किया था। आज हम बर्ड्स के एनाटॉमिकल अर्थात उनकी एनाटॉमी, आंतरिक संरचना, शारीरिकी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो उन्हें उड़ने के अनुकूल बनाते हैं। तो सबसे प्रमुख जो संरचना हम देखेंगे उनके शारीरिक बनावट में वो होती है उनमें पाई जाने वाली विशिष्ट फ्लाइट मसल्स। ये जो फ्लाइट मसल्स होती हैं बहुत अधिक विकसित होती हैं और स्पेशली ये रेखित प्रकार की पेशियाँ होती हैं क्योंकि ये अधिक समय तक न थकने वाली यानी कि फैटिगलेस होती हैं जो कि लंबे समय तक सक्रिय या कार्यरत रह सकती हैं। और जो विंग्स की होती हैं फ्लाइट मसल्स वो बहुत अधिक एक्टिव रहती हैं और स्पेशली इनमें जो मसल्स होती हैं पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये दोनों मसल्स क्रमशः जो पेक्टोरलिस मेजर होती है पंखों को नीचे की तरफ, वह पेक्टोरलिस माइनर जो होती है पंखों को विंग्स को ऊपर की ओर उठाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि जो अंतःकंकाल होता है पक्षियों का वो भी विशिष्ट प्रकार का होता है। अगर संरचना देखें अंतःकंकाल की तो यह पाया गया है कि ये इसे कहा जाता है कि ये हॉलो गर्डर प्रिंसिपल के सिद्धांत पे आधारित है अर्थात खोखले सिद्धांत के आधार पर है, जिसे हम यह भी कहते हैं कि बोन्स जो हैं वो न्यूमैटिक होती हैं, खोखली होती हैं, हवादार होती हैं, जिससे कि उनके अंदर एयर सैक्स या वायु कोशों में वायु भरी रहती है जिससे कि वे हल्की होती हैं, उत्प्लावकता प्रदान करती हैं। अतः परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे वीक होती हैं। बोन्स के अंदर की ओर एक विशिष्ट द्वितीयक प्लास्टरिंग या एक लेयर होती है जो उन्हें बहुत ही कठोर या मजबूत बनाए रखती हैं। और हल्केपन का एक रीज़न ये भी होता है कि बोन्स के अंदर बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा अनुपस्थित होता है। अतः बोन का जो संरचनात्मक ढांचा होता है वह बहुत सघन, केंद्रीय जो है वो खोखला रूप भाग होता है और एक अतिरिक्त प्लास्टरिंग के द्वारा वो रिजिड बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त बोन्स की जो संख्या होती है जैसे कि स्कल बोन्स है वो संख्या कम हो जाती है क्योंकि बोन्स आपस में परस्पर फ्यूज़ हो जाती हैं, समेकित होकर संख्या में कम हो जाती हैं और स्पॉन्जी हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं तथा जो स्कल का एक बहुत बड़ा भाग ऊपरी और निचला जबड़ा कवर किए रहता है, हैवी भाग होता है, वो पक्षियों में पूर्णतया प्रतिस्थापित हो जाता है उनकी बीक्स के या चोंच या बिल के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो स्कल का भारी भाग होता है जबड़े वो इनमें अनुपस्थित पाए जाते हैं। अतः ये इसमें सहायक होते हैं उनकी स्कल को हल्का बनाए रखने के लिए तथा इसके साथ ही साथ जो थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं वो भी आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में समेकित हो जाती हैं। अतः जो कंकालीय संरचनाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में फ्यूज फॉर्म में समेकित हल्की होती हैं तथा जो वर्टिब्री होती हैं वो हिटरोसीलस होती हैं। हिटरो का अर्थ होता है असमान, सीलस जो मध्य में केंद्रीय संरचनाएं पाई जाती, केंद्रक या सेंट्रम या गुहा जिसे कहते हैं पाई जाती है। और इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर वर्टिब्री हिट्रोसीलस है तो वो आपस में जो
मूवमेंट होता है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण कि पक्षी अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, अर्थात दोनों तरफ घुमा सकते हैं, और ये इनको प्रसाधन में बहुत अधिक सहायक होती है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अडेप्टेशंस में बताया गया था कि प्रसाधन या प्रीनिंग होती है जिसके द्वारा पक्षी चोंच से अपनी पंखों को, फेदर्स को निरंतर साफ करते रहते हैं, तथा जो पुच्छ वर्टिब्री होती हैं वो परस्पर आपस में फ्यूज़ होकर पाइगोस्टाइल का निर्माण कर लेती हैं, जो कि वायु में उड़ते समय इनको अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टर्नम होती है, जिसे चेस्ट बोन भी कहते हैं, वह अधिक रूप से स्प्रेड होकर फैलकर फ्लाइट मसल्स जो होती हैं उनको अवलंबन प्रदान करती है, सहायक होती है। और लेकिन जो उड़ने वाले पक्षी नहीं होते हैं, जैसे कि रेटाइट्स, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं पाते, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिच, उनमें इसमें ये कील नहीं पाई जाती है, तथा स्टर्नम जो होती है वह भी खोखली होती है, और जो पेल्विस है वो सेक्रम के साथ में आपस में फ्यूज़ होकर सिनसेक्रम का निर्माण कर लेती हैं, तथा जो वेंट्रल सिम्फाइसिस है उसकी अनुपस्थिति के कारण इस्चियम और प्यूबिस जो होती हैं वो, क्योंकि सिम्फाइसिस नहीं है, आपस में जॉइंट नहीं है, इसके कारण इस्चियम और प्यूबिस जो कि पेल्विक गर्डल की बोन्स होती हैं उनमें जंक्शन या सिम्फाइसिस की अनुपस्थिति के कारण जो बर्ड्स होती हैं वो बड़े साइज़ के एग्स आसानी से दे सकती हैं, एग्स ले कर सकती हैं, तथा ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप बहुत आसानी से दूसरे एनाटॉमिकल जो स्केलेटन से रिलेटेड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो देख सकते हैं कि जो वर्टिब्री होती हैं वो आपस में बहुत ही फ्रीली मूव कर सकती हैं। जो स्टर्नम होती है विंग्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रदान करती है, और इसके साथ ही साथ में जो टो होते हैं वो ग्रिप के लिए बहुत अधिक सहायक होते हैं। पाइगोस्टाइल जो होती है वह उड़ते समय इनको सहायता प्रदान करती हैं। स्कल में आप देख सकते हैं बोन्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, जो कि अग्रभाग को अत्यंत हल्का बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में एंडोस्केलेटल अडेप्टेशंस थी। इसके बाद अगर हम कारिकी के संबंधित अडेप्टेशंस की बात करें तो कारिकी में सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो बर्ड्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होती है, पाचन दर या उपापचय दर, वह बहुत अधिक होती है, जिससे यह होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे तत्काल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे स्टोर नहीं किया जा सकता, जिससे कि शरीर हमेशा हल्का बना रहता है। और दूसरी जो एक विशिष्टता होती है कि इनमें गॉल ब्लैडर की अनुपस्थिति होती है, जिससे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी हल्की बनी रहती है। रेस्पिरेटरी अडेप्टेशंस अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी अडेप्टेशंस में फूड जो है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज़ होती है, अधिक होती है, अतः फूड तीव्रता से या रैपिडली ऑक्सीडाइज होकर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे कि मसल्स एक्टिवली अपना वर्क कर सकती हैं, अधिक सक्रिय रहती हैं, विश्रांत अवस्था में नहीं आती है, क्योंकि उनको नॉन स्टॉप एनर्जी की सप्लाई रहती है। तथा इसके अतिरिक्त जो फेफड़े होते हैं वह बहुत अधिक एफिशिएंट होते हैं, उनमें अतिरिक्त एयर सैक्स या वायु कोश होते हैं जो कि संभावित सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में फैले रहते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एयर सैक्स ये एब्डोमिनल उदरीय भाग में, ये पोस्टीरियर एयर सैक्स, ये मुख्य लंग है जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, और ये अग्र एयर सैक। और इसके अतिरिक्त जो
ये बोन्स हैं जो कि न्यूमेटिक हैं, हवादार हैं, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो लंग्स में एसेसरी एयर सैक्स होते हैं जो कि वायु से भरे रहते हैं, रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, जिससे कि जो फूड है वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीडाइज होता रहता है। तथा इसके अतिरिक्त ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसे भी मेंटेन रखने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। तथा नेक्स्ट अगर अडेप्टेशंस हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बहुत एफिशिएंट होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं और इनमें 4 चैम्बर्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, और जिसके कारण कि ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होने के कारण ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तथा जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो बर्ड्स होती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, अर्थात ये अपने शरीर का तापमान नियत बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जो कि ना सामान्यतः 40 से 46 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने में सहायक होता है। तथा इस अधिक बॉडी टेम्परेचर के कारण जो बर्ड्स होती हैं वो अधिक ऊंचाई पर भी बहुत इजीली उड़ने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन अगर हम देखें तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र में जो हेनले लूप होता है नेफ्रॉन का, हेनले लूप वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए अत्यधिक सक्षम होता है, जिससे के कारण शरीर से सॉल्ट्स की जो मात्रा होती है उसे त्याग दिए जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर नहीं होने के कारण अननेसेसरी शरीर में मूत्र का संग्रहण नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है, और जो सॉलिड यूरिन होता है, क्योंकि बर्ड्स फ्लाइट पे रहते हैं बहुत अधिक समय तक, अतः जल को बचाए रखने के लिए भी वो जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें सेमी सॉलिड फॉर्म में अपने अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में रिलीज़ करते रहते हैं। अगर आपने सामान्यतः किसी भी पक्षी की बीट को देखा हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं, वाइट और ब्लैक पार्ट। जो वाइट पार्ट होता है वो इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट है, अर्थात यूरिक एसिड है, जो कि जल की को अधिक रिटेंशन के द्वारा जल को अधिक रीअब्सॉर्ब पुनर्अवशोषण करके मैक्सिमम कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिक एसिड को बाहर की ओर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में त्याग दिया जाता है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन होती है बर्ड्स की, कि जल का पुनर्अवशोषण करके नाइट्रोजिनस वेस्ट को कम मात्रा के जल के साथ में बाहर की ओर त्याग देना। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन आती है वह होती है ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन्स की। अगर हम ब्रेन की बात करें तो इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी बल्ब बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो लोब्स होते हैं वो दूर तक इनके विजन को दूर तक इनको देखने में सक्षम होते हैं। इसी कारण आइज़ बहुत बड़ी होती हैं। सेरिब्रम जो होता है वो भी कंपैरेटिवली बहुत बड़ी साइज़ का होता है, जो कि इनकी मेमोरी को बहुत अधिक प्रभावित करता है, अर्थात ये लैंडमार्क्स के आधार पर अपने घोंसलों तक, अपने घर तक, अपने हैबिटेट तक वापस पहुंचने में सक्षम होती हैं। जैसे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो 2 से 6,000 माइल्स तक की भी दूरी तय करके पुनः अपने नेटिव प्लेस पर बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंचने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इनकी जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत अधिक होती है, और इतनी लंबी फ्लाइट के लिए जो सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, इनमें संतुलन की जो क्षमता होती है वह भी बहुत अधिक पाई जाती है। अंत में अगर हम
फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये एक बहुत एडवांटेज होती है बर्ड्स में कि सिर्फ सिंगल ओवरी पाई जाती है लेफ़्ट साइड में, अर्थात एक ही ओवरी होती है, जिससे कि शरीर का जो भार है वो बहुत कम हो जाता है और जो इनके उड़ने में बहुत अधिक इनको सहायता प्रदान करती है। अतः इन सभी जो अडेप्टेशंस हमने देखी हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, वो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें बहुत से ऑर्गन्स अनुपस्थित हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें जल को बहुत अधिक पुनर्अवशोषित कर सेमी सॉलिड फॉर्म में त्याग देना, या ब्रेन में सेरिब्रम का बहुत अधिक बड़ा होना, ऑप्टिक लोब्स का बड़ा होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके कुछ ऑर्गन्स की डिसअपियरेंस या एक साइड के पार्ट की डिसअपियरेंस इनकी जो वॉलेंट अडेप्टेशंस है, उड्डयन क्षमता होती है, उनको बहुत अधिक रूप से स्पष्ट करती हैं। तो इस प्रकार पक्षी इन सभी क्षमताओं के कारण उड़ने के लिए बहुत अच्छे तरह से अनुकूलित होते हैं। PDF फॉर्म में आपको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, अतः आप इनके नोट्स बना लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।